हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो अभी उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। लगभग एक दो दिन पहले उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में। और वो वैकेंसी है दोस्तों रेलवे की तरफ से जो अभी आई है। अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी अभी आ चुकी हैं दोस्तों। और इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो ग्रेजुएट लेवल की थी। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो उसमें अप्लाई कर सकते थे, लेकिन लोगों को इंतजार था कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी कब आएंगी। तो वो भी वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जिनको हम इंटर पास वैकेंसी कह सकते हैं। जिन्होंने इंटर पास किया है केवल वो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी वैकेंसी है दोस्तों और अच्छी यहाँ पर पोस्ट है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आइए तो बने रहिए मेरी वीडियो में और जानेंगे पूरी जानकारी कि क्या प्रोसेस है, कैसे ऑनलाइन करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, कितनी फीस लगेगी, कितनी एज रहेगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो इस पर अच्छे तरीके से बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको सही तरीके से समझ आएगा। अगर आपने वीडियो स्किप करके देखा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा दोस्तों। तो एक बार आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले यूट्यूब पर जाकर किसी का भी वीडियो देख सकते हैं, चाहे मेरा देख सकते हैं या किसी का भी वीडियो एक बार देखना ज़रूरी है, जिससे आपको पता लग जाता है कि उसमें क्या-क्या माँगा गया है और कितनी क्वालिफ़िकेशन है, कितनी एज है, फ़ोटो किस प्रकार से अपलोड करना है, साइन को किस प्रकार से अपलोड करना है। या आप उसका पूरा एक नोटिफ़िकेशन पढ़ सकते हैं जो आरआरबी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आपको पीडीएफ के तौर पर मिल जाता है। वो आप नहीं पढ़ पाते तो सबसे ईज़ी तरीका यही है कि आप यूट्यूब पर वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं और समझते हैं पूरी जानकारी रेलवे की जो अभी वैकेंसी आई है इंटर पास स्टूडेंट के लिए उसके बारे में दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और बात कर रहे हैं जो अभी वैकेंसी आई है रेलवे में। अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। अंडर ग्रेजुएट इसको हम बोल सकते हैं या 12th पास वैकेंसी इसको हम बोल सकते हैं। तो अभी जो 12th पास वैकेंसी आई है यानी अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और बात करेंगे पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट पर स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ और बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं अब आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2025। ठीक है ना। इसके नीचे दोस्तों चलते हैं, महत्वपूर्ण तिथियां जान लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ बात करते हैं जो आवेदन शुरू होने की तारीख है वो 28 अक्टूबर 2025 से फॉर्म इसके ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करें यानी अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इसके एग्ज़ाम की बात करें जो अनुमानित अभी डेट है अभी डेट क्लियर नहीं है। तो 2026 के शुरुआती जो मंथ होंगे उसमें इसका एग्ज़ाम हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है दोस्तों, ना नोटिफिकेशन में भी बताया गया है और ना कहीं इसकी डेट है। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2026 के शुरू के मंथ में इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। आवेदन का तरीका इसका क्या रहेगा? तो आवेदन का तरीका केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही हम इसको भर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कितने इसमें पद हैं। तो टोटल यहाँ जो वैकेंसी निकाली गई है 3058 यहाँ पर पद हैं। और अगर बात कर लें क्वालिफिकेशन की बात हम कर चुके क्योंकि यहाँ 12th पास वैकेंसी है। तो केवल इंटर पास स्टूडेंट कोई भी हो वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। पदों को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है इसके बारे में बात कर लेते हैं और कौन-कौन से पद हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले कॉमर्शियल
कंप्यूटर टिकट क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पर है। वो वैकेंसी हैं 2424 वैकेंसी यहाँ पर हैं। अकाउंट क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर है 394। जूनियर क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट की वैकेंसी है 163। और ट्रेड क्लर्क की यहाँ पर वैकेंसी है 77। तो कुल मिलाकर टोटल वैकेंसी हो जाती है 3058 वैकेंसी। इस प्रकार ये वैकेंसी हमारी है, इनकी डिटेल है। टोटल वैकेंसी 3058 है। इनको 4 पदों में डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी शैक्षणिक योग्यता की। जैसे ही आप थंबनेल में देख चुके होंगे और एक बार मैं पहले भी बता चुका, उम्मीदवार केवल किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हमने 12वीं पास किया हो तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ पद ऐसे हैं जहाँ हमसे टाइपिंग मांगी जाएगी, लेकिन टाइपिंग अभी नहीं, अभी तो केवल एग्जाम होगा। जब हमारा इंटरव्यू होगा तब हमसे टाइपिंग का टेस्ट करवाया जाएगा। यानी जब हमारे 2 पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, तब हमसे टाइपिंग टेस्ट भी कराया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट की अगर बात करें तो हिंदी में हमें 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आनी चाहिए। अगर हम अंग्रेजी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड हमारी होनी चाहिए। यानी हिंदी में 35 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड हमारी होनी चाहिए कम से कम। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट की, कि किस एज से लेकर किस एज के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। यानी 18 से 30 वर्ष के बीच में जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 वर्ष की यहाँ छूट मिल जाएगी, और जो एससी और एसटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी दोस्तों। यानी अगर जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, करेंगे, तो वो 18 से 33 के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं वो 18 से अगर 35 वर्ष के बीच में उनकी आयु है तो भी वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एज रिलैक्सेशन की छूट यहाँ पर मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों फीस की, कि क्या फीस यहाँ पर रहने वाली है। तो फीस यहाँ सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग की फीस यहाँ पर 500 रुपये रहने वाली है। एससी और एसटी की फीस यहाँ पर, और फीमेल की यहाँ पर फीस 250 रुपये रहने वाली है। तो जो सामान्य और ओबीसी की फीस है वो 500 रुपये है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या है, जब हम परीक्षा में शामिल हो जाते हैं, यानी जब हम एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, एक बार बैठने के बाद यहाँ पर हमारी फीस वापस हो जाती है। जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस एग्ज़ाम देने के बाद 500 में से 400 रुपये हमारा रिफ़ंड हो जाता है। वहीं एससी और एसटी के जो स्टूडेंट हैं उनका 250 रुपये में से पूरा 250 रुपये रिफ़ंड किया जाता है। तो यहाँ पर फ़ीस बहुत ही कम है, यानी रिफ़ंडेबल फ़ीस है। अगर हम 500 रुपये देते हैं तो 400 रुपये हमारा रिफ़ंड हो जाता है, और 250 रुपये देते हैं तो हमारा पूरा 250 रुपये वापस हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें एक बार एग्ज़ाम में बैठना होगा। अगर हम एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं तो हमारा कोई भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों बात हुई फ़ीस की। अब आगे बात कर लेते हैं कितनी सैलरी यहाँ पर मिल सकती है। तो जो कॉमर्शियल कंप्यूटर टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, यहाँ पर जो सैलरी है ये अनुमानित सैलरी है, इससे ज़्यादा भी सैलरी हो सकती है। 21,700 रुपये है, और प्लस भत्ता भी इसमें जोड़ा जाएगा।
तो सैलरी और बढ़ सकती है। अकाउंट क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है 19,019 रुपये यहाँ पर सैलरी है इसकी, और प्लस भत्ते के साथ। जूनियर क्लर्क कंप्यूटर टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, इसकी जो सैलरी है 19,900 रुपये है प्लस भत्ते के साथ। ट्रेन क्लर्क की जो पोस्ट है, इसकी सैलरी है 19,900 रुपये प्लस भत्ते के साथ। ये दोस्तों अनुमानित सैलरी है, यहाँ हो सकता है सैलरी और अच्छी मिले और ज़्यादा मिले, तो ये अनुमानित सैलरी है दोस्तों। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होंगे, सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी सेकंड, यानी प्री और मेन भी बोल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, फर्स्ट एग्ज़ाम एंड सेकंड एग्ज़ाम। उसके बाद अगर हम ये दोनों एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, तो जिस पोस्ट में टाइपिंग मांगी गई है, तो वहाँ पर हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर जिस पोस्ट में टाइपिंग नहीं मांगी गई है, तो हमारा टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, तो हमारा सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा। और जिस पोस्ट में टाइपिंग मांगी गई है, तो उसमें फर्स्ट एंड सेकंड एग्ज़ाम पास करने के बाद हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेडिकल होगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और कितने नंबर का पेपर रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से रहेगी। तो यहाँ पर 100 नंबर का टोटल पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ सामान्य जागरूकता के क्वेश्चन 40 होंगे और 40 नंबर के होंगे। मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर 30 होंगे और 30 नंबर के होंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर 30 होंगे और 30 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर 100 नंबर का पेपर होगा और 100 प्रश्न होंगे दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, तो एक हमारा सही क्वेश्चन कट जाएगा दोस्तों, यानी 3 गलत करने पर एक सही वाला हमारा कट जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग की बात हुई। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आवश्यक होंगे। तो हाई स्कूल की मार्कशीट हमारे पास होनी चाहिए, इंटर की मार्कशीट हमारे पास होनी चाहिए, फ़ोटो और साइन हमारे पास होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो हमें जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। बट अगर हम एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो हमें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और जाति प्रमाण पत्र 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का और एक स्टेट गवर्नमेंट का। तो हमारे पास कौन-सा जाति प्रमाण पत्र है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट है, ये भी हमको देखना होगा, क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वैसे। अगर नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उस कंडीशन में हमें जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा कि हम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो हमें जो कास्ट है उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अप्लाई करवा सकता है और 6 से 7 दिन में वो बनकर आ जाता है। आगे बात कर लेते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए हमारे पास। इसके बाद एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, इनमें से कोई भी हमारे पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र भी हमारे पास होना चाहिए, और यहाँ बैंक की पासबुक भी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा अकाउंट नंबर पड़ेगा, आईएफएससी कोड पड़ेगा, जिसमें जो हम फीस पे करेंगे वो हमारी रिफंड हो जाएगी दोस्तों। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमें अपने पास रखने हैं फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले। तो ये डॉक्यूमेंट्स की बात हुई दोस्तों। आगे चलते हैं कि जब हमारी सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब लग जाएगी, उसके बाद हमें
जो पोस्टिंग है वो कहाँ हो सकती है, तो भारत के सभी रेलवे ज़ोन में पोस्टिंग हो सकती है। यानी भारत के, इंडिया के किसी भी रेलवे ज़ोन में हमारी पोस्टिंग की जा सकती है, जैसे आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, कोलकाता, इलाहाबाद, पटना, रांची, सिकंदराबाद, चेन्नई, ये सब आरआरबी के जो रेलवे ज़ोन है, तो यहाँ कहीं भी हमारी पोस्टिंग हो सकती है। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं आवेदन करने से पहले महत्वपूर्ण सुझाव हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को सभी स्टूडेंट पढ़ लें। अगर आवेदन आप करने जा रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर या तो कोई वीडियो एक देख लें जिसमें सही तरीके से बताया गया हो ऑनलाइन करने का तरीका, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या उसमें ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आप देख लें। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें, या फिर पीडीएफ जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर मिल जाती है, वो एक बार आपको ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड केवल आरआरबी की वेबसाइट पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन यही है, बात यही है कि जब हम फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो या तो नोटिफिकेशन पढ़ लें। अगर नोटिफिकेशन नहीं पढ़ पाते हैं, सबसे सिंपल तरीका है यूट्यूब पर जाकर कोई भी एक वीडियो देख लें और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, क्या-क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे। आगे दोस्तों चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ़ोटो एंड साइन की। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, फ़ोटो और सिग्नेचर, क्योंकि बहुत सारे जो फॉर्म होते हैं वो इसी कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं। फ़ोटो अगर सही तरीके से अपलोड नहीं किया गया है या साइन सही तरीके से अपलोड नहीं हो पाए हैं तो बात करते हैं किस प्रकार का हमारा फ़ोटो होना चाहिए और किस प्रकार के साइन हमारे होने चाहिए। क्योंकि हम पूरा टाइम उसमें लगाते हैं, फ़ीस भी पे करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर हमारा फ़ॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम होती है, थोड़ा दुःख होता है। तो इसी प्रकार स दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ोटो की, कि किस प्रकार का हमारा फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो हाल ही में खिंची हुई हो, यानी रिसेंट में फ़ोटो खिंची होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अगर ज़्यादा पुराना है तो फ़ोटो मान्य नहीं होगा दोस्तों। फ़ोटो रंगीन यानी कलर होनी चाहिए, और जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का या फिर हल्के कलर का होना चाहिए। जैसे अगर रेड कलर है तो बहुत हल्का होना चाहिए, अगर ब्लू कलर है तो वो भी बहुत हल्का होना चाहिए, डार्क कलर नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड में। और कोशिश यही करनी चाहिए कि वाइट बैकग्राउंड हो तो अच्छी बात है। चेहरे पर साफ रोशनी होनी चाहिए, धुंधली या डार्क फोटो रिजेक्ट हो जाएगी दोस्तों। चेहरे का कम से कम 70% भाग दिखना चाहिए। चेहरे का जो हमारी आइस हैं और चेहरे के जो चिन्ह हैं और हमारा चेहरा मतलब बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। अगर हम फ़ोटो को थोड़ा-सा नीचे से क्रॉप कर दें, लेकिन हमारा चेहरा क्लियर होना चाहिए, 70% भाग उसका साफ दिखना चाहिए। काले चश्मे में या टोपी लगाकर फ़ोटो को नहीं खिंचवानी चाहिए। अगर इस प्रकार से हम फ़ोटो खिंचवाते हैं तो हमारा फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आप धार्मिक कारणों से सिर ढकते हैं तो चेहरा पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए। किसी कारण से हम, कोई धार्मिक हमारी परंपरा है, उससे अगर हम चेहरा ढकते हैं, तो हमारा चेहरा क्लियर दिखना चाहिए तब भी। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि फ़ोटो का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो का जो साइज़ है 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। बैकग्राउंड हम बता चुके कि वाइट, या अगर कोई और कलर है तो वो हल्का कलर होना चाहिए। बात कर लेते हैं फ़ोटो हमारा जो
अपलोड करते हैं, रिजेक्ट होने के क्या कारण रहते हैं, किस कारण से फ़ोटो रिजेक्ट हो जाता है। ब्लर अगर फ़ोटो है, हमारा धुंधला फ़ोटो है तो रिजेक्ट हो सकता है। बहुत पुरानी फ़ोटो हमने अपलोड कर दी है तो हमारा फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। चेहरा अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। टोपी या हम चश्मा लगाकर फ़ोटो खिंचाते हैं तो फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। बैकग्राउंड में अगर हमारे कोई वस्तु, कोई सामान रखा है, वो उसमें शो हो रहा है तो हमारा फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। फ़ोटो में सेल्फ़ी अगर हम फ़ोटो अपलोड करते हैं तो रिजेक्ट हो सकता है, या फिर फ़ोटो को स्टाइल में खिंचाते हैं, जैसे बहुत सारी गर्ल्स फ़ोटो को लगाती हैं, तो थोड़ा स्टाइल में फ़ोटो लगा देती हैं कभी-कभी तो वो रिजेक्ट हो सकते हैं। जैसे उनके बाल खुले हैं, तब भी फ़ोटो अपलोड कर देती हैं तो उनका फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये कारण हैं फ़ोटो रिजेक्ट होने के। अब बात कर लेते हैं साइन की। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। फ़ोटो और साइन ये दोनों ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं फॉर्म भरने के। बात कर लेते हैं सिग्नेचर किस प्रकार से होने चाहिए, तो काले या नीले पेन से व्हाइट कागज़ पर हमारे साइन होने चाहिए, सफ़ेद कागज़ होना चाहिए। जो साइन है हमारे रनिंग हैंडराइटिंग में होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए। अगर हम साइन करते हैं तो हमारे सारे जो नेम के लेटर्स हैं वो कैपिटल में नहीं होने चाहिए, रनिंग हैंडराइटिंग में होने चाहिए। जैसे पहला जो अक्षर है वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल में होने चाहिए। सिग्नेचर का स्कैन साफ और पूरी तरह पढ़ने योग्य होना चाहिए। फ़ोटो में कोई लाइन, यानी जो कागज़ हम यूज़ कर रहे हैं उस पे पीछे लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। दाग या छाया नहीं होनी चाहिए। और फ़ोटो जो हम अपलोड करते हैं वो सीधे बिल्कुल होने चाहिए, तिरछे वगैरह कुछ लोग फ़ोटो में जो साइन होते हैं वो तिरछे कर देते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। फ़ोटो वो सिग्नेचर की बात करें तो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 10 से 40 केबी के बीच में हमारे साइन होने चाहिए। एक बार देख लेते हैं कि जो साइन हैं वो किस कारण से हमारे रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम कैपिटल लेटर्स में साइन कर देते हैं तो हमारा साइन रिजेक्ट हो सकता है। साइन की जगह अगर हम नाम लिखते हैं तो रिजेक्ट होने की चांस नहीं है, लेकिन अगर हम साइन करते हैं तो साइन ही करें, नाम लिखते हैं तो सही तरीके से उसको लिखें। धुंधला या कटा हुआ सिग्नेचर होता है तो हमारा रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा व्यक्ति अगर कोई साइन कर देता है तो हमारे साइन रिजेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर किसी और से अगर आपने साइन कराए हैं और अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ भी साइन होते हैं, तो अगर मैच करेंगे तो आपके साइन मैच नहीं हो पाएँगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सके तो सेल्फ ही साइन करें, खुद ही साइन करें। अपलोड किया गया फ़ोटो स्कैन उल्टी या तिरछी नहीं होनी चाहिए, यानी साइन हम अपलोड कर रहे हैं वो उल्टे ना हों और तिरछे भी ना हों, बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो ये फ़ोटो और साइन के हमारी इम्पोर्टेंट बातें हो गई दोस्तों। आगे देखते हैं, फ़ोटो और सिग्नेचर जो अपलोड करने से पहले हमें प्रीव्यू एक बार देख लेना चाहिए। यानी फ़ोटो और साइन जो हम अपलोड कर रहे हैं, तो एक बार प्रीव्यू में जाके देख लें कि हमारा फ़ोटो और साइन सही तरीके से लगे हैं या नहीं लगे हैं। उसमें हमारे दिख जाते हैं प्रीव्यू में। अगर प्रीव्यू में मिसमैच है, तो हम दोबारा से बैक जाकर उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनल सबमिट कर दिया फॉर्म, तो हम ठीक नहीं कर सकते। गलत फ़ोटो या सिग्नेचर होने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर आप फ़ोटो और साइन में मिस्टेक कर देते हैं तो आपका फॉर्म है रिजेक्ट किया जा सकता है, और फिर उस कंडीशन में आपका पैसा जो है वो वापस भी नहीं किया जाएगा दोस्तों। आवेदन के बाद प्रिंट आउट में फ़ोटो स्पष्ट दिखनी चाहिए। अगर आपने जो आवेदन कर दिया उसमें फ़ोटो और साइन क्लियर दिखने चाहिए, और अगर किसी कारण से आपके कुछ फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर अभी करेक्शन की भी डेट आने वाली है। करेक्शन की डेट आएगी जिसमें 2 या 3 दिन का टाइम दिया जाता है, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं।
पहली बात तो आप प्रीव्यू में चेक कर लें कि हमारे फॉर्म में कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक होने के बाद उसे बैक जाकर ठीक कर सकते हैं, और किसी कारण से हमसे मिसमैच हो जाता है तो प्रिंट आउट निकलने के बाद उसको एक बार बैठकर चेक कर लें कहीं हमारे फॉर्म में मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक है तो करेक्शन की डेट आएगी तो वहाँ पर आप जाकर ठीक करा सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लें जैसे फ़ोटो हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इमेज, राइट जो फ़ोटो है बिल्कुल क्लीन दिख रहा है और उसका बैकग्राउंड जो है वाइट कलर का है, और जो रॉन्ग फ़ोटो है वहाँ पे आप देख सकते हैं उसका बैकग्राउंड डार्क कलर है, रेड कलर डार्क है। अगर ये रेड बहुत हल्का कलर होता तो ये काम कर जाता, लेकिन ये डार्क कलर है और इसने ग्लासेस भी लगाया हुआ है। तो इस प्रकार का फ़ोटो हमारा होगा तो रिजेक्ट होने के चांस हैं, लेकिन इस प्रकार का होगा राइट वाला तो रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। इसी प्रकार साइन की बात करेंगे तो ये देख सकते हैं राइट वाले साइन ये हैं। इसमें पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं, और यहाँ पर सारे अक्षर जो हैं कैपिटल में बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार के साइन हमारे रिजेक्ट हो सकते हैं। तो ये दोस्तों जानकारी थी आरआरबी की जो अभी वैकेंसी निकली है इंटर लेवल की, उसके बारे में। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली जितनी भी नौकरियां हैं, एडमिट कार्ड हैं और इनकी जानकारी सही समय पर मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।